आज के इस वीडियो में एमए के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम आधुनिक काल के महत्वपूर्ण कविवर गजानन माधव मुक्तिबोध के जीवन परिचय और रचनाओं से प्रारंभ कर उनकी प्रमुख रचना ब्रह्म राक्षस का अध्ययन करेंगे। मित्रों, गजानन माधव मुक्तिबोध मिथक और फैंटेसी के माध्यम से मध्यम वर्गीय विडंबना, उनकी चिंतनहीनता, परंपरागत रूढ़ियों से चिपके रहना और अविवेकशीलता तथा अंधविश्वासों को प्रकट करने में, हमारे सामने लाने में, उन्हें बताने में महत्वपूर्ण कार्य करते रहे। तो आइए सबसे पहले हम उनका परिचय प्राप्त करते हैं कि ऐसे सूत्रधार, ऐसे कर्णधार, ऐसे नायक, ऐसे नवीन चेतना को जागृत करने वाले महत्वपूर्ण व्यक्तित्व कवि, सुधारक का जन्म कहां हुआ, कब हुआ, कैसी परिस्थितियों में हुआ, मित्रों, मुक्तिबोध जी का जन्म 13 नवंबर 1917 को श्योपुर, जिसको शिवपुरी भी कहते हैं, ये शिवपुरी मुरैना जिला ग्वालियर, जो कि मध्य प्रदेश में है, हुआ था। इनके पिता एक थानेदार थे जिनका नाम माधवराव था। इनके पिता बड़े ही भक्ति भावना रखने वाले व्यक्ति थे। पूजा पाठ के प्रति इनके पिताजी का अटूट विश्वास था, विचार था, निर्भीकता थी, न्याय निष्ठा थी और हमेशा इनके पिताजी के मन में घोर रिश्वत विरोधी भावना थी। कारण यही रहा कि थानेदार और रिटायरमेंट के समय इंस्पेक्टर रहते हुए भी प्रारंभ में जैसे थे, आर्थिक दृष्टि उत्तरार्ध में भी वैसी ही रही। ये कहा जा सकता है कि रिटायरमेंट के समय भी इनके पिता खाली हाथ ही थे। मुक्तिबोध की प्रारंभिक शिक्षा उज्जैन में ही प्रारंभ हुई थी। 1938 में इन्होंने बीए पास की। इसके पश्चात उज्जैन के जो मॉडर्न स्कूल है उसमें इन्होंने अध्यापक का कार्य प्रारंभ किया। यहां से प्रारंभ करते हुए अनेक स्थानों पर इन्होंने अपनी आजीविका के लिए अध्यापन का कार्य किया और इस दौरान उन्हें आर्थिक संकट का सामना भी करना पड़ा। मित्रों, तुलसीदास जी ने कहा है, नहीं दरिद्र सम कोई पीड़ा, दरिद्रता के समान कोई दूसरी पीड़ा हो ही नहीं सकती है, क्योंकि सभी प्रकार की पीड़ाओं की जननी तो दरिद्रता है। दरिद्रता के कारण
मनुष्य अपने विकास को नहीं कर पाता है, या ऐसे कहा जाए दरिद्रता एक इंसान के विकास में बाधा बन जाती है। ये तो मैं नहीं कहूंगा कि दरिद्रता के कारण मनुष्य किसी भी प्रकार का विकास नहीं कर पाए, परंतु इतना निश्चित रूप से कहूंगा, दरिद्रता के कारण मनुष्य कुछ समय के लिए अपने विकास को पीछे धकेल देता है। ऐसा ही मुक्तिबोध जी के साथ हुआ। 1954 में इन्होंने एमए किया। मित्रों, एमए किया और एमए करने के बाद राजनांदगांव में एक दिग्विजय कॉलेज थी, उसमें इन्हें प्राध्यापक पद पर नियुक्ति मिली। गृहस्थी के बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। इनका विवाह माता पिताओं की इच्छा के विरुद्ध हुआ था, किंतु पत्नी के साथ उनका वैचारिक अनुकूलता नहीं हो पाई थी। अब जब वैचारिक अनुकूलता नहीं हो पाएगी तो स्थितियां बड़ी विकट बन जाती है। जब घर में ही वैचारिक मतभेद हो गए तो क्या शांति होगी? और जब मनुष्य का मन और मस्तिष्क शांत नहीं होगा तो क्या वो सृजनात्मकता की ओर, रचनात्मकता की ओर कदम बढ़ा पाएगा? और अगर बढ़ा पाएगा तो कितनी मुश्किल हालातों का सामना करना होगा। ऐसा ही मुक्तिबोध जी के साथ हुआ। मित्रों, उनकी पत्नी को कवि व्यक्तित्व इतना पसंद नहीं था जितना उन्हें संपन्नता और सुविधापूर्ण जीवन पसंद था। जबकि मुक्तिबोध जी की विचारधारा इनसे अलग थी। जो व्यक्ति लाड़ प्यार में बड़ा पला हो और अंत में स्थिति दयनीय हो गई हो। मुक्तिबोध जी के साथ भी ऐसा ही हुआ। बचपन में जो लाड़ प्यार मिला था, जीवन में या यूं कहे कि शेष जीवन में उन्हें अभाव, संघर्ष और विपन्नता में जीना पड़ा। मुक्तिबोध जी की प्रमुख प्रवृत्ति थी अध्ययनशीलता। आर्थिक संकट को कभी भी उन्होंने बोझ नहीं माना और अपनी अध्ययनशीलता में बाधक नहीं माना। उन्होंने प्राध्यापक का कार्य करते हुए विभिन्न भाषाओं का, अंग्रेजी का, फ्रेंच का, रूसी का अध्ययन किया और उनमें जो जासूसी, वैज्ञानिकता तथा विभिन्न देशों के इतिहास से संबंधित उपन्यास थे, उनका अध्ययन किया और साहित्य के प्रति गहन निष्ठा से उन्हें अपने जीवन में उतारा। और उनकी जो इन अध्ययन के उपरांत जो ज्ञान प्राप्त किया उसको समग्र ज्ञान से सम्मिलित करके उन्होंने अपनी अंतिम रचना 1962 में की थी, भारत इतिहास और संस्कृति। जब ये प्रकाशित हुई तो मध्य प्रदेश सरकार है वो चौकन्नी हो गई और अनेक प्रकार की इनको चोट पहुंचाई। इस चोट से बड़े व्यथित हुए और इनके हृदय पर ऐसी गहरी चोट बैठी कि 17 फरवरी 1964 को अचानक इन्हें पक्षाघात हुआ और उपचार के लिए इन्हें हमीदिया अस्पताल में ले जाया गया, परंतु वहां पूर्ण रूप से ये ठीक नहीं हुए। बाद में इन्हें दिल्ली ले जाया गया। दिल्ली के ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में इन्हें भर्ती कराया गया।
लेकिन 8 माह के उपरांत 11 सितंबर 1964 को हमेशा के लिए ये अलविदा कह गए। तो मित्रों, ये था मुक्तिबोध जी का जीवन परिचय। अब हम उनकी जो रचना है ब्रह्म राक्षस, उसका अध्ययन करते हैं। मित्रों, ब्रह्म राक्षस जो कविता है ये एक फैंटेसी है, और इस फैंटेसी के माध्यम से इन्होंने मध्यम वर्ग की बौद्धिक चेतना को हमारे सामने प्रस्तुत किया है कि मध्यम वर्ग की बौद्धिक चेतना कितनी रूढ़िग्रस्त है, रूढ़ परंपराओं से कितनी उलझी हुई है, वो कितनी अंधविश्वासी है, किस भ्रम में आज का मध्यम वर्ग जी रहा है। इस कविता में प्रतीकात्मकता के माध्यम से, बिंबात्मकता के माध्यम से इस बात को उन्होंने समझाने की कोशिश की है। उन्होंने आज का जो मध्यम वर्ग है उसकी मानसिक चेतना को इस फैंटेसी के माध्यम से हमारे सामने अभिव्यक्ति दी है। आज का मनुष्य अंधविश्वास, वो ऐतिहासिक रूढ़ि परंपरा, या जिसे अंधविश्वास भी कहा जा सकता है, उसमें जी रहा है। किस तरह आज का मध्यम वर्ग अपने आप को बुद्धि वर्ग समझता है, बुद्धिजीवी वर्ग समझता है, परंतु वो अज्ञानता का शिकार है, और इसी अज्ञानता के कारण वो सूनी बावड़ी में ब्रह्म राक्षस की, या यूं कहा किसी भूत प्रेत की परिकल्पना कर लेता है। इस कविता के माध्यम से कविवर मुक्तिबोध ये बताना चाहते हैं कि आज के बुद्धिवादी वर्ग जिसको कहते हैं, जिसको बौद्धिक वर्ग कहते हैं, उसमें चिंतनशीलता का अभाव है। नाम से ही कोरा बौद्धिक वर्ग है, लेकिन उसमें विवेक की कमी है, सोचने की कमी है, समझने की कमी है, चेतना की कमी है। इसीलिए तो रूढ़ परंपराओं से, ऐतिहासिक परंपराओं से, अंधविश्वासों से वो चिपटा बैठा है। बावड़ी के गहरे अंधेरे में भी किसी भूत प्रेत की या ब्रह्म राक्षस की कल्पना करता है। इन रूढ़ियों से, इन परंपराओं से जो अंधविश्वास बन चुकी हैं, मैंने परंपरा शब्द का प्रयोग किया है, सही परंपराओं को अपनाए रखना है, परंतु जो परंपराएं रूढ़ी बन चुकी हैं, जो अंधविश्वास बन चुकी हैं, जो समाज के मार्ग में, व्यक्ति के मार्ग में, व्यक्ति के विकास में, समाज के विकास में, देश के विकास में, देश के उत्थान में बाधक हैं, उनको हमें हमारे मनोमस्तिष्क से निकालना होगा, इन अंधविश्वासों से दूर निकलना होगा। तभी ही हम बुद्धिवादी वर्ग कहलाने के हकदार होंगे, अन्यथा हम निरा रूढ़िवादी ही कहलाएंगे। हमारे मस्तिष्क में जब तक चेतना, जब तक चिंतनशीलता, जब तक विचारशीलता का अभाव रहेगा, तब तक हम बुद्धिवादी नहीं कहलाएंगे। इसी बात को संकेतित करते हुए फैंटेसी के माध्यम से, बिंबात्मकता के माध्यम से मुक्तिबोध जी प्रस्तुति कर रहे हैं। आइए पढ़ते हैं क्या कहते हैं मुक्तिबोध जी। मुक्तिबोध जी लिखते हैं, शहर के उस ओर खंडहर की तरफ परितकते सूनी बावड़ी के भीतरी ठंडे अंधेरे में बसी गहराइयां जल की, सीढ़ियां डूबी अनेकों उस पुराने घिरे पानी में, समझ में आ न सकता हो कि जैसे बात का आधार, लेकिन बात गहरी हो। बावड़ी को घेरे डाले खूब उलझी हैं, खड़े मौन औदुंबर
वह शाखाओं पर लटकते घुंघुओं के घोंसले, परितकते भूरे गोल। मित्रों, ये जो ब्रह्मराक्षस कविता की पंक्तियां, इन पंक्तियों में क्या कह रहे हैं मुक्ति बोध जी, ध्यान दीजिए। पढ़ने में बिल्कुल आसान लग रही है। पढ़ दिया कि शहर के उस ओर खंडर की तरफ परितकते सुनी बावड़ी, कि शहर के एक ओर खंडर है और उस खंडर में एक त्यागी हुई, परितक मतलब त्यागी हुई बावड़ी है, या उन खंडरों के बीच में एक सूनी बावड़ी है। साधारण सा अर्थ निकला, लेकिन हमें यह समझना है कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब यह है कि जो खंडर किसकी ओर ले जा रही है, इतिहास की ओर ले जा रहे हैं, हमारी परंपराओं की ओर ले जा रहे हैं। लेकिन ये परंपराएं कैसी हैं? रूढ़ियां हैं, जो हमारे मन में अंधविश्वास खंडर हो चुकी हैं। वो परंपराएं, वो अंधविश्वास जो खंडर स्वरूप हैं, आज भी हम उनको मान रहे हैं, उन पर भरोसा कर रहे हैं। क्या हमारी बौद्धिकता को ये उचित ठहरा पाएंगे? कदापि नहीं। यही बात कहना चाह रहे हैं। परंतु आज का जो मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवी वर्ग है, वो इनसे चिपटा हुआ है कि शहर के उस ओर खंडर की तरफ परितकते सोनी बावड़ी के भीतर ठंडे अंधेरे में, कि शहर के उस ओर अकेले सुनेपन में जो खंडर है, उसमें एक बावड़ी है और बावड़ी के अंदर गहरा अंधकार है। ठंडे अंधेरे में जल से वो परिपूर्ण है, जल के अंदर बसी गहराई, जल की सीढ़ियां डूबी अनेक, और उसमें जो सीढ़ियां हैं जल की गहराइयों तक गई हुई है। कोई ओल छोल नहीं, कोई अता पता नहीं उस बावड़ी की कितनी गहराई है और वो सीढ़ियां कहां तक जा रही हैं उस पुराने घिरे पानी में, कि उस गहरे पानी में सीढ़ियां कहां तक है। समझ में आ न सकता हो कि जैसे बात का आधार, कि जिस प्रकार किसी भी प्रकार कोई बात का जो आधार मूल समझ नहीं आता है, ठीक उसी प्रकार इस बावड़ी का जो तल है वो कितना गहरा है, ये किसी भी प्रकार जाना नहीं जा सकता है या मालूम नहीं है। लेकिन बावड़ी को घेरे डाले सूखी उलझी है। उस बावड़ी के चारों तरफ है सूखे पेड़, अनेक झाड़ियों से युक्त डालियां हैं और उन्होंने चारों ओर से इसे घेर रखा है। खड़े मौन औदुंबर, अनेक पेड़ वहां, उस औदुंबर का मतलब गूलर, वहां चारों ओर अनेक गूलर के पेड़ खड़े हैं और उन गूलर के पेड़ों में क्या कहते हैं, घुंघुओं के घोंसले उल्टे लटके हुए हैं, परितकते हैं, भूरे हैं, गोल हैं, क्योंकि उनमें अब ये जो क्या कहते हैं घुंघुओं को ताकते उल्लू भी कहा जाए तो ठीक होगा, ये इनमें रहते नहीं है। घोंसले में अब कोई नहीं रहता क्योंकि ये घोंसले हैं, ये परितकते हैं। बावड़ी का जो वातावरण है ये बड़ा डरावना है, बड़ा भयानक है और ऐसा लगता है इस बावड़ी में कोई ब्रह्म राक्षस बैठा क्या है। देखो किस प्रकार परिवेश का अंकन किया है और अंत में क्या कहा गया है कि ऐसा लगता है कोई ब्रह्म राक्षस बैठा गया है। इतिहास, परंपराएं, रूढ़ परंपराएं जिनका कोई ओल छोर नहीं, और ऐसे वातावरण में भूत प्रेत की परिकल्पना कर दी। यही कवि बताना चाह रहा है कि आज का जो मध्यम वर्ग है, इसका भावार्थ ये हुआ इन पंक्तियों का कि जो आज का मध्यम वर्गीय लोग हैं, जो अपने आप को बौद्धिक या बुद्धिवादी वर्ग कहते हैं, उनमें चिंतनशील चेतना का अभाव है। वह अंधविश्वास और रूढ़ परंपराओं से बंधा हुआ है।
मिथ्या सोच में वो अपना जीवन व्यतीत करता है। चेतना का अभाव है, अज्ञानता का शिकार है। ये नहीं समझता कि ये सूनी परित्यक्ता, जहां आसपास कोई नहीं रह रहा, जिसकी सफाई भी नहीं हो रही, उस पानी से युक्त बावड़ी में इस प्रकार की भूत और प्रेतों की परिकल्पना करना उचित है। वो इस बात को ना सोचते हुए अंधविश्वासों में अपने आप को धकेल देता है। वो मान लेता है यहां कोई ब्रह्म राक्षस है, यहां कोई भूत प्रेत है। इसी बात को कविवर ये बताना चाहते हैं कि आज की जो मध्यवर्गीय बौद्धिक चेतना है वो कितनी शिथिल है, वो किस प्रकार अज्ञानता का शिकार है। उन्हें इस अज्ञानता से निकलना होगा, तब ही मनुष्य प्रगति कर पाएगा, तभी समाज का विकास होगा, तभी देश का विकास होगा। व्यक्ति समृद्ध होगा, समाज समृद्ध होगा, तो देश समृद्ध होगा। इसलिए आवश्यकता है इन रूढ़ियों से, इन अंधविश्वासों से तथा इन परंपराओं से जो रूढ़ हो चुके हैं, इनसे मुक्त होने का, सोचने का। धन्यवाद मित्रों, आज बस इतना ही।